गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिवल? अच्छा, वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। एक बार जरा देखना भाई, जरा चाय की व्यवस्था करना यार, जरा बोलना, जरा चाय वाय मिल जाए तो जरा दे दे मुझे। ठीक है ना? सब लोग को चाय चाहिए? अरे देखो इन, हम लोग का टॉपिक है इस समय पेरिस अशांति सम्मेलन। नाम उसका शांति है, बट वो अशांति ज्यादा फैलाएगा, अभी देखेंगे। नाम तो वैसे उसका है पेरिस शांति सम्मेलन। वहां 5 संधियां हुई थी। कितनी संधियां हुई थी? 5। पांचों का नाम ध्यान रखिएगा। वर्साई की संधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले क्लास में हमने पांचों संधियों का नाम 4 राष्ट्रों के द्वारा डिसीजन लिए जा रहे थे, उसका ब्रीफ में हमने उल्लेख किया था। फिर विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत की बात की थी मैंने आपसे। इसमें 6-7 जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो पॉइंट आउट करवा दिए थे। अब हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? जो शांति, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनके सामने चुनौतियां क्या थी, प्रमुख चुनौतियां क्या थी, एक पॉइंट ये देखेंगे हम। वारसाई की संधि के प्रावधान क्या थे, उस पर हम बात करेंगे हम। बाकी संधियों में बस केवल हमें यह देखना है कि इन संधियों से किन किन राष्ट्रों का निर्माण हुआ, क्योंकि हमारा एक मेन टॉपिक है राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण, पुनर्निर्धारण हमारा एक मेन टॉपिक है। संधियों के डेप्थ में कहीं नहीं जाना है, बाकी संधियों से केवल हमें राष्ट्रों के निर्माण को पकड़ना है। कौन कौन से राष्ट्र पेरिस शांति सम्मेलन में बन रहे हैं? आपको याद होगा जब हमने वियना में कहा था आपको कि देखो, यहां नजर रखने की राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कैसे हो रहा है, ये उसी की पराकाष्ठा है पेरिस सम्मेलन। वियना, फिर 56 का पेरिस सम्मेलन, फिर 78 का बर्लिन कांग्रेस, फिर 84-85 का फिर बर्लिन सम्मेलन, और फिर 1919। तो सिलेबस का जो एक टॉपिक दिया हुआ ना, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उसका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बल्कि वो घटनाओं के साथ चलता जा रहा है, हमें समझ बनानी है उसके बारे में, उसी प्रक्रिया के तहत है ना। क्योंकि वारसाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे के इतिहास को वारसाई या जर्मनी ही प्रभावित करने वाला है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की का कोई रोल नहीं है इतिहास में, मतलब जैसे आज हैं वैसे हैं। जो उथल पुथल मचाएगा वो जर्मनी मचाएगा, इसलिए वारसाई। क्यों? उस प्रावधानों से हिटलर के राइज का बड़ा गहरा संबंध था, और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, दुनिया में इतनी तबाही मची। न वो इतनी तबाही मचाता, न इतनी जल्दी भारत इत्यादि देश आजाद होते। न चाहते हुए भी हमें हिटलर का भी ऋणी रहना पड़ेगा। वो पहला ऐसा कुख्यात तानाशाह था, इसने ब्रिटेन के अंदर जा करके ठीक ठाक बमबारी, फर्स्ट टाइम ब्रिटेन को एहसास हुआ कि अपने देश में बमबारी कैसा लगता है। वरना उनका फॉर्मूला क्या था? दूसरे देश में जाकर के लड़ना है, यूरोप में लड़ो, बाकी जगह लड़ो, और शांति से आप विकास करते रहो। हिटलर ने उस फॉर्मूले को ही ध्वस्त पूरी तरह से। तब अब था कि ब्रिटेन को खुद अपना भी देखना था, दो दो विश्व युद्ध के दबाव अलग थे, अमेरिकी कर्ज अलग थे। तो ब्रिटेन मजबूरी में भी सोच रहा था कि हम ऐसा क्या करें जिससे उपनिवेशों पे हमारे संबंध ठीक बने रहें, यानी नो उपनिवेशवाद। ऐसे करके कहानी आगे जाएगी। अब शीर्षक देख लिखिए आप, पेरिस सम्मेलन के समक्ष चुनौतियां। पेरिस सम्मेलन के समक्ष चुनौतियां। सम्मेलन के समक्ष चुनौतियां, पहला पॉइंट लिखते जाएं आप कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी विजेता राष्ट्रों का दृष्टिकोण। विजेता राष्ट्रों का दृष्टिकोण। ठीक। लेकिन जैसे जैसे फ्रांस फ्रांस आर्थिक एवं सैनिक रूप से, फ्रांस आर्थिक एवं सैनिक रूप से
आर्थिक एवं सैनिक रूप से जर्मनी को शक्तिहीन बनाना चाहता था, शक्तिहीन बनाना चाहता था। वहीं ब्रिटेन जर्मनी को नौसैनिक रूप से कमजोर, सैनिक रूप से कमजोर, लेकिन लेकिन आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का बाजार था, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का बाजार था, मार्केट था। लिखें विल्सन, इसी में लिखेंगे विल्सन 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर, 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर संबंधों का निर्धारण चाहता था। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही थी, ब्रिटेन चाहता था नौसैनिक रूप से कमजोर हो, लेकिन सैनिक रूप से बहुत नहीं, क्योंकि फ्रांस को फिर बैलेंस भी करना था। आर्थिक रूप से इतना हो कि ब्रिटिश हथियारों को और दूसरे सामानों को खरीदने की स्थिति में, ब्रिटेन का एक अच्छा बाजार था जर्मनी। फ्रांस चाहता था कि बिस्मार्क हमें मित्रविहीन बनाना चाहता है, हम इसको शक्तिहीन ही बना देते हैं आर्थिक और सैनिक रूप से, भाई, ताकि आगे चल के कभी भी चुनौती देने की स्थिति में। विल्सन को लगता था ऐसे समस्याएं और बिगड़ेंगी, वो चाहता था 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर चलो। विल्सन चाहता था 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर, उसमें विल्सन का भी फायदा था। यदि दुनिया में नेविगेशन फ्री हो, व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त हो, उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, तो विल्सन का क्या फायदा था? वो भी तो औद्योगिक मजबूत देश था, उसको भी बाजार अच्छे मिलेंगे। विल्सन ने जो आदर्श सामने रखा कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए, उसमें अमेरिका का अपना हित भी था। उस आदर्श की आड़ में, उस आदर्श की ओट में विल्सन अपने फायदे को भी देख रहा था। कुछ बातें तो बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं, निशस्त्रीकरण करो, तो सबसे ज्यादा हथियार बनाता है तब भी वो कह रहा है निशस्त्रीकरण करो। कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे तभी तो ठीक रहता है, लोग सुनेंगे कि हाँ बात ठीक कर रहा है ये। तो ये बड़ा था, जब भी कोई प्रावधान तय होंगे ना, देखो बाकी राष्ट्रों का कोई मतलब नहीं था, जो था जर्मनी था। तो समस्या क्या थी विजेता राष्ट्रों के सामने? तो ये समस्या थी। अगला पॉइंट की चुनौतियों में लिखिए गुप्त संधियों को महत्व दिया जाए या नहीं। सीक्रेट ट्रीटीज, गुप्त संधियों को महत्व दिया जाए या नहीं। ठीक है, 1915 में इटली से एक सीक्रेट ट्रीटी की गई। ठीक है, कि भाई इटली को क्या क्या मिलेगा, है ना। अब उसको महत्व, अब जब जीत गया इटली, तो इटली को क्या सारा क्षेत्र मिलेगा या नहीं, युद्ध के बाद इस पे चर्चा थी। विल्सन कहता था कि इटली को वही क्षेत्र मिले जो इटली का है, दूसरा क्षेत्र देंगे फिर वहां संतोष पनपेगा, फिर वो युद्ध का कारण बनेगा। बट इटली का जो क्षेत्र है वो उसे मिलेगा, तो समस्या का एक प्रॉपर समाधान होगा। ठीक है, एक बात की थी। अगला पॉइंट लिखें, युद्ध में, युद्ध से हुए नुकसान का आकलन, युद्ध से हुए नुकसान का आकलन, यह भी एक बड़ी चुनौती थी। बहुत भयानक तबाही हुई थी, तो कैसे आकलन करेंगे आप इसका, कितना नुकसान। अगला पॉइंट लिखें,
पराजित देशों पर हर जाने का निर्धारण, पराजित देशों पर हर जाने के निर्धारण, ठीक है, कितना हर जाना लिया जाए, नुकसान का आकलन कितना किया जाए, मुआवजा कितना लिया जाए, मुआवजा किससे लिया जाए, पांचों से लिया जाए, जर्मनी से लिया जाए। फ्रांस बोला कि नहीं, सब जर्मनी देगा। ठीक, फ्रांस ने बोला कि सब जर्मनी देगा। ये भी कंट्रोवर्सी था वहां पे, लेकिन फिर तय होता है कि नहीं, जर्मनी इसको पे करेगा। ठीक है, फिर जैसे 50 से ज्यादा आयोग बनेंगे, समिति बनेंगी अलग अलग मुद्दों पे विचार आकलन के लिए। उन सब समिति के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारी चुनौती थी। बाकी सब साइडलाइन वाली चुनौती। जो पहला पॉइंट हमने बताया, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस वही ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी ऐसे संख्या बढ़ाने के लिए है रेलिवेंट, ऐसे रेलिवेंट और भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, बट मेन जो पहला पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि हाँ, सब इंटरेस्ट चाहते थे। 14 सूत्री भी ध्यान जरूर रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले क्लास में बहुत, इसलिए हमने 6-7 बातें लिखाई थी, बाकी राष्ट्रों के संबंध में था, तो हमने कहा ठीक है, उसको वैसे ही हैंडल करेंगे। ठीक, अब हम संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम, मेन है आपका वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि के प्रावधान, प्रावधान को हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले क्षेत्रीय प्रावधान। आप एक बार लिख लीजिए, फिर से मैं समझा दूंगा मैं आपको, है ना। तो इम्पोर्टेंट भी रखिएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअली पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस को हिट करता है डायरेक्ट। क्वेश्चन भी सीधे आएंगे इससे, मतलब जब भी आए सीधे मिलेंगे आपको। अब ये जर्मनी से किया गया था, तो जर्मनी के साथ क्षेत्र को लेकर के क्या क्या बातें की गई, इसमें प्रोविजन क्या क्या किया गया ना, वो देखने जा रहे हैं हम। पहला लिखें आप इसमें, फ्रांस को अल्सास लॉरेन, फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र दिया गया, क्षेत्र दिया गया, तथा सार का क्षेत्र, तथा सार का क्षेत्र, मैं समझा दूंगा, लिख लीजिए भैया। ये जर्मन क्षेत्र था, तथा सार का क्षेत्र 15 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है, देख लिया आपने। अल्सास लॉरेन किसका इलाका था, ये अल्सास लॉरेन फ्रांस का था। आपको याद होगा बिस्मार्क ने फ्रांस से छीन लिया था, वापस इसको मिल गया। विल्सन ने क्या कहा था कि भाई देखो, जिसका जो क्षेत्र है उसको मिल जाओ, उसमें तनाव कम, तनाव नहीं होंगे फ्यूचर में। हमें आगे युद्ध रोकना है, आगे दुनिया में शांति बनी रहे। शांति स्थापक कहते क्या थे, हम इसलिए सम्मेलन बुलाए हैं कि दुनिया से हम युद्धों की परंपरा को समाप्त कर दें, आगे शांति बनी रहे। चीन और फ्रांस ऐसे ऐसे प्रावधान करवा देगा फ्रांस इसमें कि उससे फिर आगे अशांति और दूसरा विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा ये पेरिस सम्मेलन। आपने देखा होगा सिलेबस में, फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार एक यूनिट है, एक साथ सारी घटनाओं को पढ़ने की आदत डालनी है। अभी सेकेंड वर्ल्ड वार तक पूरा एक यूनिट है, उसके पहले पूरा एक यूनिट है, और 45 से 91 एक अलग यूनिट हो जाता है। पुरानी घटनाएं प्रभावित करती हैं, बट ये सब एक यूनिट बन जाता है, इकाई बन जाता है पढ़ने में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप, यूपेन एवं मलमेडी, यूपेन एवं मलमेडी का क्षेत्र बेल्जियम को दिया गया, यूपेन एवं मलमेडी का क्षेत्र
बेल्जियम को दिया गया। ठीक है, जनमत संग्रह करवाया गया था यहाँ पे। इसमें जर्मन आबादी भी कुछ थी और बेल्जियम की आबादी भी, बेल्जियम की तरफ जाने का पक्ष हुआ इसका। पब्लिक से पूछ लिया गया, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट लिखें आप, उत्तरी स्लेस्विग। स्लेस्विग का नाम आपने सुना होगा। उत्तरी स्लेस्विग का जनमत संग्रह के पश्चात डेनमार्क में विलय। जनमत संग्रह के पश्चात डेनमार्क में विलय। ठीक है, अभी सब एक बार हम दोबारा से समझाएंगे आपको। आगे लिखें आप, बाल्टिक क्षेत्र में ठीक है ना, बाल्टिक सागर आपको दिखेगा, नक्शे पे देखेंगे आप। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूरोप में है ना बाल्टिक सी, जो लोग यूरोप का मैप देख रहे होंगे, है ना। कुछ लोग बड़े मतलब शांत निगाहों से मुझे देख रहे हैं ना कि भाई होगा कहीं पे बाल्टिक सी। कुछ लोग एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे ध्यान है कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे जैसे चेहरा देखते हैं वैसे समझ में आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहिए कि बस देख लेंगे अभी थोड़ी देर में हम, ठीक है ना, ऐसा भी मैसेज है। हमने कहा एक एडवांटेज, आप पढ़ते चले जाओ, मैप थोड़ा आपको दिखता चला जाएगा ना। देखिए, बाल्टिक क्षेत्र में 3 गणतंत्रों का गठन, 3 राष्ट्रों का गठन कर लीजिए आप। बाल्टिक क्षेत्र में 3 राष्ट्रों का गठन किया गया। तीन राष्ट्रों का गठन किया गया, इसमें लिख लेंगे आप, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, 3 राष्ट्रों का गठन किया गया, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। आगे लिखें आप, पोलैंड को भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। पोलैंड को भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी में लिखेंगे आप, बेजिंग शहर, ये बंदरगाह शहर था। बेजिंग शहर को राष्ट्र संघ के अधीन रखा गया। राष्ट्र संघ के अधीन रखा गया तथा पोलैंड को डेंजिंग तक जाने के लिए, पोलैंड को डेंजिंग तक जाने के लिए पोलैंड को डेंजिंग तक जाने के लिए गलियारा दिया गया, कॉरिडोर। गलियारा दिया गया। ठीक है, ये भी मैं भी समझाता हूं आपको। इसी गलियारे के मुद्दे पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। हिटलर बोलेगा ये मेरा है तो मुझे दे दो। ठीक है, पोलैंड बोलेगा नहीं देंगे। ठीक है, बस इसी हिटलर बोलेगा हम लेके छोड़ेंगे हम, और युद्ध शुरू हो जाएगा। सितंबर 1939 में इसी मुद्दे पर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा हमें, मैं भी समझाता हूँ इसको पॉइंट। एक और लिख लें आप, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय की अनुमति नहीं दी गई। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय की अनुमति नहीं दी गई। ठीक, ये सब
जर्मनी के साथ क्षेत्रीय प्रावधान, ये सारे क्षेत्रों का मतलब सब जर्मनी के पास था इस समय। ठीक। ऑस्ट्रिया चाहता था कि अब जर्मनी में हमारा विलय हो जाए, अब कुछ बचा ही नहीं। उसको अनुमति, फ्रांस बोला कि इससे तो मजबूत हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी को मजबूत नहीं होने देना है। ऑस्ट्रिया ने कहा जनमत संग्रह करा लो, मिलना चाहते हैं जर्मनी में। एक समय ऐसा आ गया, आपको याद होगा ऑस्ट्रिया की कहानी, समय कितना बलवान होता है, नहीं बलवान होता है, सुनते हैं ना हम लोग। अगला पॉइंट लिखें, जर्मन उपनिवेशों को राष्ट्र संघ के अधीन रखा गया। राष्ट्र संघ के अधीन रखा गया और इसके देख रेख की जिम्मेदारी संरक्षक की भूमिका जो होता है, देख रेख की जिम्मेदारी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों को दी गई। ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्रों को दी गई। ठीक है, ये हो गया आपका एक तरह से क्षेत्रीय प्रावधान जर्मनी का। बस 1 मिनट में आप क्या करिए, इसको रीडिंग कर लीजिए आप जरा, क्षेत्रीय प्रावधान को केवल। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या था, हमने बताया था यहाँ पे अल्सास लॉरेन का क्षेत्र था, जो 71 में जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था। ये इलाका वापस से, ये इलाका फ्रांस को मिल गया। फ्रांस को नुकसान बहुत हुआ था, तो मुआवजा के साथ साथ फ्रांस को 15 वर्षों के लिए एक सार का क्षेत्र दे दिया गया जर्मनी का। सार का जो क्षेत्र था, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा था यहाँ पे। 15 वर्षों के लिए फ्रांस यहाँ जितना चाहे उत्खनन वगैरह करके अपने पुनरुत्थान में वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। 15 वर्ष के बाद सार में जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जनता चाहे तो फ्रांस के साथ रह ले, जनता चाहे तो जर्मनी के साथ रह ले। वैसे था ये जर्मनी का क्षेत्र। पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने आपको, अल्सास लॉरेन और सार का क्षेत्र 15 वर्षों के लिए फ्रांस को। यहां पर बेल्जियम आपका हो जाता है। इसी सीमा पर आप देखेंगे 2 जगह जो हमने लिखवाया, यूपेन और मलमेडी या मेलमेडी। यहां जनमत संग्रह कराया गया और यहां की जनता ने बेल्जियम के साथ जाने का निर्णय लिया। ठीक, आपको याद होगा ये डेनमार्क वाला इलाका है, और स्लेस्विग और हॉलस्टीन आपको याद होगा। तो स्लेस्विग का आधा ऊपर वाले हिस्से में जनमत संग्रह कराया गया, और वहां की पब्लिक डेनमार्क के साथ जाने को तैयार थी, तो डेनमार्क को दे दिया गया। ये बाल्टिक क्षेत्र हो गया आपका, और यहां पे 3 राष्ट्र ऐसे बन जाएंगे जो मैंने भी आपको लिखाया है ना, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ठीक, और ये समझ लो आप थोड़ा सा, ये भी एक तरह से जर्मनी का इलाका है, मान लो मोटे तौर पे ये वाला, इसको ईस्ट प्रसा कहते थे। और ये समझ लो आप कि ये आपका पोलैंड हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका डेंजिंग शहर, जो बाल्टिक सागर में जा रहा है, मिल रहा है। वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट था डेंजिंग शहर, यहाँ जर्मन आबादी अच्छी खासी थी। इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर कर दिया गया, बोला कि भाई ये किसी का नहीं होगा। जब पोलैंड बना रहे हैं तो उसको समुद्र तक जाने के लिए जगह देंगे आप। ये इलाका जर्मनी का और ये इलाका भी जर्मनी का, इसको ईस्ट प्रसा कहते थे। दोनों के बीच में यहाँ पे गलियारा क्षेत्र दिया गया, कॉरिडोर दिया गया। जब हमने लिखाया आपको कि डेंजिंग शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया, और पोलैंड को डेंजिंग शहर तक जाने के लिए, समुद्र तक जाने के लिए गलियारा दिया गया, कॉरिडोर दिया गया। समझ में आ रही बात सभी को? जो बात इसी मुद्दे को लेकर हिटलर कहेगा कि भाई हमें सड़क बनाने दो इधर से इधर, पोलैंड बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं देंगे तुमको बनाने। पोलैंड बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस की भाषा बोलेगा वो।
हम देखेंगे आगे चल करके हम, और इसी मुद्दे पे युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। ठीक। तो ये बेसिकली डेंजिंग शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया भी गया था पोलैंड के लिए ही, और गलियारा भी दिया गया जर्मन क्षेत्र में, पोलैंड को। ठीक। नीचे ऑस्ट्रिया का था आपका राज्य, ये चाहता था जर्मनी में मिले, जर्मनी में मिलने की इसे अनुमति नहीं दी गई। ठीक है। और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे उस सबको राष्ट्रसंघ के अधीन रख दिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि के उपनिवेशों को नहीं, केवल जर्मन उपनिवेशों को राष्ट्रसंघ के अधीन रखा गया। तुर्की के क्षेत्रों को राष्ट्रसंघ के अधीन रखा। अभी राष्ट्रसंघ की बात करेंगे आगे हम। सिलेबस जो लिखवाया था हमने उसमें राष्ट्रसंघ भी लिखवा रखा कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब राष्ट्रसंघ अकेले क्या करे, उससे अनुभव तो है नहीं, कोई एक संस्था मान लीजिए हम लोग मिलकर बना देते हैं। ठीक है, हमने एक संस्था बना दिया कि भाई जो बेसहारा बच्चों हैं उनकी पढ़ाई के लिए हमें प्रावधान, हम सब लोगों ने मिलकर बना दिया एक संस्था। अब में से किसी को अनुभव नहीं है स्कूल चलाने का, तो हम किसी स्कूल चलाने वाले को ही पकड़ेंगे ना फिर हम, या तो कुछ नया नया प्रयोग करें वहां जा करके हम, या किसी स्कूल चलाने वाले को पकड़े कि भाई देखो हमने एक संस्था बनाई है, फंड हमारे पास, आप इसको ले लो, हम सब आपको। तो राष्ट्रसंघ के पास क्या कोई अनुभव नहीं था, राष्ट्रसंघ तो एक संस्था हो गई। अनुभव तो शासन करने का ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों के पास था। हमने लिखवाया भी तब आपको अफ्रीकी बंटवारे में जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि को दे दिए गए हैं ना। चाइना में उपनिवेश जो था जर्मनी का वो सब जापान को दे दिया गया, लिखवा चुका हूँ मैं आपको पहले, सेम कॉन्सेप्ट था। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रीय प्रावधान जर्मनी के साथ। बाकी संधियां नहीं पढ़नी हमें, पढ़ना हमें वर्साई की संधि है, बाकी में बस एक दो बात ध्यान रखनी है। ठीक। ये हो गया आपका क्षेत्रीय प्रावधान। अभी बात बैठ के दिमाग में सभी के, जर्मनी के चारों तरफ बस घूम जाना है प्रावधानों को लेकर के एक बार। हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके पूरी परिक्रमा हमने पूरी कर दी। परिक्रमा पूरी करते कहाँ क्या क्या प्रावधान किया गया। थोड़ा सा और आगे भी पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये और ये क्षेत्र ठीक ठाक रसिया के पास था। वर्ल्ड वार में जर्मनी ने रसिया से सब ले लिया था 17 में। रसिया बोला कि हम अलग हो रहे हैं युद्ध से हम। तो मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोस की संधि को बोला तुम ऐसे कैसे अलग हो जाओ, तुम कुछ दे के जाओ हमें। तो जर्मनी ने ठीक ठाक रसिया से लिया 18 में, और ये सब क्षेत्र 1919 में जर्मनी से ले लिया गया। दुनिया, कहावत सुने ना, दुनिया में भी खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे हम। ठीक है, कब अपना हो जाए कब पराया हो जाए कुछ पता नहीं होता है। ठीक है ना। एक साल पहले जर्मनी को लगा कि सब कुछ मेरा हो गया है, और एक साल के बाद कहानी चेंज, गेम चेंज, जर्मनी का कुछ भी नहीं है इसमें। ये वाली बात अभी एक बार और बताएंगे दूसरे एंगल से। फिलहाल वार्साय का मतलब जर्मनी से संधि, और जितने प्रावधान किए जा रहे हैं जर्मनी से, यानी इसका मतलब सारे क्षेत्र जर्मनी के पास थे। आप बस इतना बात बैठा के चलिए। ठीक। एक बात हो गई आपकी क्षेत्रीय प्रावधान। दूसरा लिखें आप बी करके, सैनिक प्रावधान, सैन्य प्रावधान। लिखें सैन्य प्रावधान में अनिवार्य, देखिए अनिवार्य, अनिवार्य सैन्य भर्ती, अनिवार्य सैन्य भर्ती, कंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको। ठीक है। अनिवार्य सैन्य भर्ती के प्रावधान को, अनिवार्य सैन्य भर्ती के प्रावधान को समाप्त किया गया। ठीक है। अनिवार्य सैन्य भर्ती के प्रावधान को, जर्मनी में क्या था, अनिवार्य सेना थी, एक उम्र से ऊपर 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर सबको सैन्य सेवा देनी है। बोला कि जर्मनी में अब ये प्रावधान लागू नहीं रहेगा, अनिवार्य नहीं, जिसको जरूरत होगी वो जाके देखा। अगला पॉइंट लिखें, थल सेना, थल सेना में सैनिकों की संख्या 1 लाख रखी गई। ठीक है, 1 लाख तो पुलिस वुलिस में जरूरत पड़ती है, मतलब ये वाली सब।
कितना घट गया, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख की फौज थी इसकी, तो घटा करके 1 लाख रखी है थल सेना में। इसी में लिखें आप, वायुसेना को प्रतिबंधित किया गया, वायुसेना को प्रतिबंधित किया गया, वायुसेना को प्रतिबंधित किया गया, ठीक है, वायुसेना को प्रतिबंधित किया गया तथा नौसेना को भी सीमित किया गया। नौसेना को भी सीमित किया गया, ठीक है। बहुत कम, नौसैनिक बेड़ा को घटा के बहुत कम, ब्रिटेन यही चाहता था। फ्रांस चाहता था सैनिक रूप से सब खत्म, सेना रख ही नहीं पाए जर्मनी, दोबारा मतलब इस तरह का भाव, बदले का भाव उसके अंदर आया ही नहीं, ठीक है। फिर भी कठोर प्रावधान थे। अगला पॉइंट देखें, आप कभी जर्मनी में देखेंगे आप, तो यहां आपको राइन नदी दिखेगी, ठीक है। राइन नदी के इधर सेना नहीं रखेगा जर्मनी, फ्रांस की सीमा से लगता हुआ। लेकिन आप राइन नदी क्षेत्र को, राइन नदी क्षेत्र को सैन्य विहीन क्षेत्र घोषित किया गया। सैन्य विहीन क्षेत्र घोषित किया गया राइन नदी क्षेत्र को, ठीक है। राइन नदी क्षेत्र को सैन्य विहीन, यानी अब ये पूरे प्रावधान देख के आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के हितों की चिंता की जा रही है। फ्रांस चाहता है सैनिक रूप से एकदम कमजोर, तो कर दिया गया कमजोर। ब्रिटेन चाहता था थोड़ा बचा रहे, नौसैनिक रूप से कमजोर, तो वो भी हो गया। दोनों के हित यहाँ पूरे किए गए। जर्मनी के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। ये प्रतिशोध पर आधारित संधि थी। वियना सम्मेलन के बारे में हमने क्या बताया था, प्रतिक्रियावादी होते हुए भी प्रतिशोध पर आधारित नहीं था। फ्रांस को बर्बाद नहीं किया गया था उसमें, वियना सम्मेलन में, ठीक। वहां लिखवाया था, हमने कहा अभी धीरे धीरे देखिए आपको ये बात समझ में आएगी। इस घटना के बाद सब संधि निर्माता समझ जाएंगे कि जीतने के बाद प्रतिशोध पर आधारित संधि करेंगे तो फिर शांति कभी होता है। तब अनुभव होने के बाद ही लोग सबक लेते हैं नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। ये हो गया सैन्य प्रावधान। लिख लें आप अन्य प्रावधान, सी। लिखें कि एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में, एक बड़ी राशि हर्जाने के रूप में जर्मनी पर थोप दी गई। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप 6600 मिलियन पाउंड, 6600 मिलियन पाउंड। एक उस समय एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जेम किन्स, ठीक है। वो भी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे। किन्स ने ऑब्जेक्ट किया था, किन्स ने कहा था कि जर्मन अर्थव्यवस्था का जो आकार है, जो उसकी जीडीपी है, कुल क्षमता है, वो देख करके एक लंबे वर्षों में 2000 पाउंड्स, मिलियन पाउंड से ज़्यादा नहीं दे पाएगा वो। बट फ्रांस के दबाव में किसी ने सुनी नहीं, 66 सब यही देगा हर जाना, युद्ध के लिए यही दोषी है, ठीक। जर्मनी ने भी कहा संभव नहीं है, फ्रांस ने कहा हमें सुनना नहीं है, हस्ताक्षर करो। तुम यहाँ हस्ताक्षर करो, नहीं तो बोलो मैं बर्लिन में हस्ताक्षर करवाता हूँ तुमसे। ये क्लेमांसो का स्टेटमेंट था जर्मन प्रतिनिधि को, या तो तुम अभी पेरिस में हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मुझे बर्लिन में भी हस्ताक्षर कराना आता है, ठीक है। इस वाले लहजे में मतलब बात हो रही थी। एक तो हर्जाना इस पे हो थोप दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखें आप, युद्ध के लिए केवल जर्मनी को दोषी माना गया। जर्मनी को दोषी माना गया। जर्मनी ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये मत लिखवाओ, हम सब दोषी हैं, ठीक है। उसने कहा, जर्मनी ने कहा कि देखो हम हार गए हैं इसलिए आज हम कटघरे में हैं,
हम जीत जाते हैं तो फिर ये रिवर्स हो जाता। वहां पे कहा भी, तब फ्रांस ने कहा तुम बोल के कोई भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। इस लेवल पे वहां व्यक्तिगत लेवल पे बात चल रही थी पेरिस सम्मेलन में। अच्छा, इतना तनाव का वातावरण है, उसमें यहां से मोहम्मद अली खलीफा के मांग को लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। खिलाफत मूवमेंट वाला आपको कहानी याद होगी ना, वो पेरिस भी पहुंच गए थे ब्रिटेन के साथ साथ। तो संधि करे तो हम लोग का मांग भी ध्यान रखना उसमें तुम, ठीक है। तो इतने तनाव के वातावरण में मोहम्मद अली वहां पहुंचे हुए हैं, ठीक, हमारा भी ध्यान रखो, है ना। एक और लिखें आप, राष्ट्र संघ के गठन का प्रावधान ठीक है, राष्ट्र संघ के गठन का प्रावधान, ये थोड़ा सा गलत निर्णय था, दुर्भाग्य भी था कि वर्साय की संधि के प्रावधान एक तरह से जर्मनी को चिढ़ाने वाला था, अपमानित करने वाला था। राष्ट्र संघ के लिए अलग से एक समझौता करना चाहिए था वहां पे, ताकि लगे कि सब लोग गंभीर हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को लेकर। राष्ट्र संघ का प्रावधान किया भी गया तो वर्साय की संधि में किया गया। कुछ अच्छी थी, हम आगे देखेंगे, बट एक गलत संधि के साथ वो टैग हो गया, ठीक है। तो इसकी समस्या राष्ट्र संघ को झेलना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम जब राष्ट्र संघ की बात करेंगे। तो वार्साय के संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ठीक, अभी लिखना नहीं है, जैसे आपके सामने आ गए प्रमुख प्रावधान। अब देखो, राष्ट्र तो बाल्टिक में 3 राष्ट्र बन गए, एक पोलैंड बन गया आपका, 4 राष्ट्र ऐसे बन गया आपका। फ्रांस को उसका क्षेत्र मिल गया, बेल्जियम को मिल गया, डेनमार्क को मिल गया उसका क्षेत्र, ठीक है। तो ठीक ठाक इसमें व्यवस्था की गई, मतलब देखो कितने बड़े पैमाने पे क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण, पुनर्निर्धारण यहाँ पे केवल वार्साय में हो रहा है। याद है हमने एक बार कहा था राष्ट्र बन कैसे रहे, देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, ठीक है, आसपास के सहयोग के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण, बड़ी शक्तियों की मान्यता के कारण, ठीक है। तो अब कोई भी राष्ट्र जो बन रहा है उसका पैटर्न देखो आप। जैसे हम राज्य बनाने का हमारे यहाँ नियम है, संसद को अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 1, 2, 3 में प्रोसेस बताया गया, आर्टिकल 3 में कैसे कैसे हम राज्य बनाएंगे। और ये जो राष्ट्र बनते हैं इसका कोई नियम, ये तो बस, ठीक है, इसका कोई दुनिया में स्थापित नियम नहीं है जिसमें सहमति बन गई हो, या दुनिया की संसद में प्रस्ताव पारित होता हो यूएन में, चलो यहाँ राष्ट्र बनाते हैं, प्रस्ताव लाया है हमने राष्ट्र बनाने, इसका कोई नियम नहीं है, ठीक है। भारत में देखोगे आप, कुछ क्षेत्रों में अलगाववादी स्वर है, इसमें एक नागालैंड है, जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी स्वर उभरता रहता है, कमजोर है, मजबूत कहीं पे भी नहीं है। कभी कभी खालिस्तान में भी इस तरह की बात, ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे उभरती रहती है। अलगाव यानी एक अलग राष्ट्र की मांग। ये 3 तो ऐसे एरिया एकदम घोषित सा, एकदम सबको, थोड़ा सा भी अखबार देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक। तो ऐसे अब चलते रहते दुनिया, क्यों, मतलब अलगाववादी आंदोलन को कनाडा, अमेरिका का कहना मुश्किल, हम कह नहीं सकते ओपनली हम कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, बट कनाडा तो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, ये दुनिया में सबको पता है। नॉर्थ कोरिया वही करता है जो चीन चाहता है। जब चीन खुद से किसी को नहीं धमका पाता है तो नॉर्थ कोरिया को कहता है कि तुम बोलो। तब वो नॉर्थ कोरिया वाला जो है वो बोलता है, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को बोला था मेरे पास मिसाइल है, उड़ा दूंगा मैं न्यूयॉर्क। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था क्रेजी फैट मैन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही वर्ड यूज किया था, क्रेजी फैट मैन, ठीक है ना, ठीक है। तो चाइना जब खुद से नहीं कह पाता है तो नॉर्थ कोरिया को बोलता है तुम बोलो, भाई भाई नहीं, ठीक है, गरीब गुरबा बच्चा है वो, ठीक है ना। तो और ऐसे हर बड़ी शक्तियों के बिहाफ में कोई ना कोई बोलने वाले, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखोगे आप, जो दादा टाइप का आदमी हो तो अकेले खुद थोड़ी बोलते धमकाता है, उसके आसपास छोटे भैया पहले धमकाते हैं कहीं जाकर के। दादा बोलने का मतलब फाइनल, ठीक है ना। ये ऐसा जैसे व्यक्ति का बिहेवियर है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वैसा ही बिहेवियर है। मिश्रा सर पढ़ाएंगे आपको अलग जो उनका अपना
फ्लेवर है पढ़ाने का, ठीक है, राजेश भाई पढ़ाएंगे आपको, मतलब जो उनका फ्लेवर है अपना पढ़ाने का, ठीक है। बट मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि जैसे हम लोग का संबंध है ना, वैसे संबंधों को मैं ऐसे ही देखता हूँ मैं तो आप क्यों ब्रिटेन भी देखोगे आप, जहाँ अमेरिका चाहेगा ब्रिटेन चाहेगा वहाँ सपोर्ट, ब्रिटेन में खालिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है? हमेशा नब्ज को दबा के रखना है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये बहुत मजबूत ना बन पाए, ठीक है। ये कूटनीति है दुनिया में, मतलब कहते हैं ना यथार्थ वाली बात, सच्चाई है। चलिए, प्रावधान आप याद रखिएगा, इसमें सीधे सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पे हम बात करेंगे जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पढ़ लेंगे, तब बीच में भी कर लेंगे बात। एक साथ 15 20 30 तरह के सवालों को हम रख लेंगे कॉपी में, बट आपकी प्रतिभा के ऊपर है कि आप कितना क्लास नोट्स को याद रख पाते हैं। एक निवेदन आया हमारे पास, सर एक बार मॉडर्न का ही मेंस का टेस्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, कितने लोग इसके पक्ष में हैं? लगता है यूनियन बन गया है। कितने लोग विश्व इतिहास टेस्ट के पक्ष में हैं अभी? राइटिंग संख्या कम है अभी, ठीक है। क्यों संख्या कम है, मतलब विश्व इतिहास टेस्ट को लेकर के? रिवीजन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मिक्स हो रहा तो होने दो, आगे उसको कब सुलझाएंगे उसको हम? जैसे मिक्स अभी होगा तो आगे भी मिक्स होगा, कभी तो सुलझाना। देखो एक दो बार गिरेंगे ना तभी तो सुलझेगा ना। हम कह रहे हैं क्लास सीखने के लिए है, दृष्टिकोण या तो बदल, या तो आप बदल जाएंगे, नहीं तो फिर आप तैयारी का तरीका बदल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं क्लास सीखने के लिए है। मेरे सामने जो गलतियां करनी मत लिखो, बैठ करके लिखो, जितना लिखना लिखो, छोड़ दो, मत जमा करो कभी। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? कुछ भी अलग से देखो, अभी आगे क्या होगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ोगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में। थोड़ा आईआर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ कुछ ऐसा हमने विश्व इतिहास में पढ़ा था, बस। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना कि ज्योग्राफी पढ़ने से कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री में बदलाव आ जाए, कुछ बदलाव नहीं आना है। आमतौर पे कहीं भी क्लासेस में नॉर्मली, मतलब थोड़ा बाद में ही वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली, मतलब कि चलो भाई बच्चे थोड़ा और इधर उधर पढ़ लें उसके बाद पढ़ा दिया जाएगा, है ना। बट ऐसा कुछ है नहीं, नोट्स यही होंगे, लिखना यही है। मेरा मानना है कि हम कॉपी जबान नहीं करेंगे, ठीक, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। मान लो 20 टॉपिक है, 10 तो सुलझा लेंगे भी, 5 तो सुलझाएंगे भी। हम छोड़ देंगे तो कब सुलझाएंगे? और अभी नहीं सुलझाएंगे जब आप सुन रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, फिर ये छूट जाएगा तो फिर कब सुलझाएंगे इसको हम? ठीक है, देखो अभी क्लासेस चलनी है ना, तो मैं एक मॉडर्न का भी टेस्ट रख दूंगा और एक वर्ल्ड का भी रख दूंगा। आप चाह रहे हैं मॉडर्न पहले, तो मैं मॉडर्न पहले भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीकेंड वगैरह पे सब्जेक्टिव टेस्ट आपका, है ना। बट अभी छोड़ना नहीं है वर्ल्ड को हम लोग को, ठीक, मेरा सुझाव ये है आपको, है ना। ठीक है, छोड़ना नहीं है अभी। और तब जबकि कुछ पढ़ने के लिए आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी वाली किताब रिकमेंडेड है आपको, हमने तो मना कर रखा है, क्लास नोट से कहीं ज़बरदस्ती कर लो, कहीं बात समझ में आ रही तो आराम से समझ लो, कहीं ज़बरदस्ती करो, याद करो उसको लग करके। एक साइकोलॉजिकल क्या रहेगा कि हाँ हमने इसको रिवीजन करके एक बार राइटिंग सिनॉप्सिस कर रखी है, पॉइंट्स बना रखे कुछ हमने इसके, मतलब क्लियर ना सभी को? हाँ, मेरा मेरा तो कहना है कि आप एक टेस्ट तो पहले इसी पे दे दो, इसके बाद मॉडर्न पे ले लेंगे। क्यों? मेरी क्लास चल रही तो मैं भी क्या चाहूंगा कि मतलब मॉडर्न और वर्ल्ड एंड होते होते दोनों पे आपकी पकड़ बनी रहे। इसके बाद एंशिएंट आ गया तो मिक्स करके तीनों कंबाइन कंबाइन करा देंगे हम। यदि मैं ही रहा दिल्ली में, मेरी क्लास आगे कंटिन्यू कर दी गई, जब 2 टीचर फिर आ ही गए हैं, कंटिन्यू मान लो कर दिया गया, मेडिवल कह दिया गया, एंशिएंट कुछ भी कह दिया गया कल्चर के साथ, फिर आगे भी उसको कंटिन्यू कर देंगे हम। अब फिर मॉडर्न और एंशिएंट का कॉम्बो बनाएंगे हम, या ऐसे करके हम आगे बढ़ना, पुराना रिवीजन। तो मॉडर्न तो मस्ट है टेस्ट, मॉडर्न का तो मतलब नेसेसरी है देना, क्योंकि आगे बढ़ रहे तो पुराना कितना याद है, बट जो हम पढ़ रहे हैं उस पर भी पकड़ बनाना है। गलती से कभी नहीं घबराना, मजा नहीं आया ना, कॉपी जमा मत करना, घर से लेके चले जाना अपना, जाके मिलाओ देखो क्या हुआ, घर से लिख के ले आना फिर उसके बाद। तो आप
बच नहीं सकते हो, पॉइंट ये है। ठीक, क्लियर ना सभी को? तैयार वैसे रहिएगा आप लोग। हम लोग अभी मान के चलिए कि शनिवार को शायद टेस्ट ही रखें। ठीक है, एक दिन का और मौका देते हैं आपको हम, आज तो सोमवार ही है ना। हाँ, मॉडर्न लेंगे कि वर्ल्ड लेंगे, कल एक बार फाइनल हम लोग। आप लोग मन बना लीजिए, मेरे हिसाब से तो आपको देना चाहिए वर्ल्ड एक बार, ठीक है ना। इसके बाद मॉडर्न ले लेंगे हम, ठीक है। एक बार वर्ल्ड देना चाहिए, एक बार आपको टेस्ट, तो ठीक है। तो आप लोग मन बना लीजिए, शनिवार या रविवार। एक मिनट, रविवार तो बस ऐसे ऑप्शन दे रहा हूं, मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि शनिवार को ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टेस्ट मतलब मेरी तरफ से भी शनिवार ही मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि एक छुट्टी होगा तो आप भी थोड़ा रिव्यू वगैरह कर लेंगे, क्योंकि देखो दूसरा बैच अब शुरू हो गया आपका। एक सर और भी क्लास लेने लगे हैं हम, तो ठीक है। अब अकेले जब मैं ले रहा था तो लगता था कि नहीं चलो 2 घंटे की क्लास है, कम से कम क्लास चलती रहे आपकी जितना चल सकता है। ठीक है, तो आपका एटलीस्ट एक टीचर और आ गए हैं साथ में, जुड़ गए हैं, तो कोई इशू नहीं है ना। तो आप मन बना लीजिए, आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा शनिवार का, मन बना लीजिए। सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, विश्व इतिहास पे टेस्ट होगा, और हमने आपको कहा था पेरिस सम्मेलन तक ही टेस्ट होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अमेरिकी क्रांति के कारण से लेकर के पेरिस, सारे क्वेश्चन लेवल 1 के होंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन लेवल। उसमें क्या करूंगा, एक दो क्वेश्चन में मैं अथवा कर दूंगा, या तो दोनों नहीं लिखना, या तो ये या ये। उसमें एक दो जगह अप्लाइड भी कर दूंगा मैं। क्लियर ना सभी को? ठीक है, तो हम लोग ऐसा करके, मैं खुद ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला तो मैं ही बनाता हूँ, है ना। तो एक बार आपका टेस्ट हो जाएगा तो एक तसल्ली आपको भी मिलेगी कि हाँ मेरा 60% है आपका ये सिलेबस, 65% से ज़्यादा है। अब ज़्यादा बचा नहीं है इसके बाद अब। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कितना रहेगा वो घंटे पे डिपेंड करता है। 1.5 घंटे का टेस्ट है आपका तो 6 क्वेश्चन, 2 घंटे का है तो 8 क्वेश्चन, 1 घंटे का है तो 5 क्वेश्चन, बढ़ जाएगा, है ना। 1.5 घंटे का कम से कम रहेगा, 2 घंटे का नहीं रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है ना। क्या कॉपी मैं चेक नहीं, मैं बोलूँ मैं आंसर तभी बता दूंगा मैं यहाँ बोर्ड पे। सीधे सवालों का आंसर तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। आप सीधे सवालों में ना आप बेवजह का ड्रैग होते रहते हैं, मैं कितनी बार समझा चुका हूं। 5% को भी मेरी बात समझ में आ रही है तो चुपचाप वो कहते हैं ना, रजाई ओढ़ो रिलैक्स रहो आप। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को साइड करो, आप लिखने पे ध्यान दो आप। क्या? हाँ दे दो ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब इतनी बुद्धि है कि अब अपने पास है पॉइंट एंड चेक, क्या करवाना है उसमें पहले। लड़का एनसीईआरटी क्या पढ़ रहा है, बार बार हमको समझा रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, है ठीक है। तीसरी बार बता रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। क्लियर ना सभी को? तो ये फाइनल रहा हम लोग का। शनिवार को हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट होगा, इसी सैटरडे की बात कर रहे हैं हम लोग। पेरिस सम्मेलन तक रहेगा, आगे के टॉपिक तो पढ़ा ही रहे हैं आपको अभी हम, पेरिस सम्मेलन तक ही रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया था, देख लूंगा मैं। लिखिए आप आगे, एक शीर्षक दे दें, लिखिए आप जर्मनी की आपत्ति। जर्मनी की आपत्ति, ऑब्जेक्शन। ठीक, जर्मनी का इस संधि को लेके क्या क्या ऑब्जेक्शन था, है ना। पहले यहां नोट करके लिख लें आप जरा सा एक पॉइंट, सबसे शुरुआत में नोट करके लिखेंगे आप। देखिए आप कि युद्ध में पराजय के साथ जर्मनी का राजा देश छोड़कर चला गया, भाग गया मतलब। ठीक है, लिखें देश छोड़कर चला गया, लिखें जर्मनी में
जर्मनी में चुनाव कराए गए, एक चुनाव कराए गए और एक मिलीजुली सरकार का गठन हुआ, जिसमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक मिलीजुली सरकार का गठन किया गया जिसमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, लिखें, इसी में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पेरिस सम्मेलन में भाग लिया। पेरिस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। भाग लिया शब्द भी ऐसा है ना कि इसका दूसरा मतलब निकलता है भाग लिया, है ना। भाग लिया शब्द ऐसा है कि भाग लिया, है ना, एक दूसरा मतलब भी निकल जाता है इसका। ठीक है, शामिल हुए हैं ना पेरिस सम्मेलन भाग लिया, इसी में लिखें आप। ठीक है, भाग लिया। तो अब देखो, ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं समझाने के लिए कि अमेरिका पूरी व्यवस्था को देख रहा था, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, जो राजा है और सैनिकों से अब कोई बात नहीं होगी जर्मनी में। तो संसदीय परंपरा 71 से थी, बट संसदीय परंपरा काफी कमजोर थी बिस्मार्क के कारण। संसदीय परंपरा काफी कमजोर थी बिस्मार्क के कारण। वहां चुनाव कराया गया, मिलीजुली सरकार बनी और उन प्रतिनिधियों ने फिर सम्मेलन में, तो अब जो आए हैं ये वो लोग थे जो युद्ध का विरोध कर रहे थे जर्मनी में। जो करने वाले थे या तो उनको पर्दे के पीछे कर दिया गया या देश छोड़ के भाग गए, जैसे राजा देश छोड़ के भाग गया। इसलिए चुनाव करवाने के लिए वहां का सैनिक अधिकारी और बहुत लोग तैयार हो गए कि सेना यदि आत्मसमर्पण करेगी ना, हस्ताक्षर करेगी, तो सेना का मोराल डाउन होगा, नेताओं को आगे कर दो। ये सब भी एक पूरा वो चल रहा था। इसी में लिखने आप एक ब्रैकेट में करके आप 1919 में 1919 में जर्मनी के वाइमर नामक स्थान पर, जर्मनी के वाइमर या वीमर, वाइमर या वीमर, जर्मनी के वाइमर या वीमर नामक स्थान पर एक नए संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, एक नए संविधान का निर्माण किया गया। कभी कभी आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना, इंडियन पॉलिटी, उसमें पढ़ेंगे दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है। उसमें आएगा वाइमर गणतंत्र से हमने क्या लिया है। ये वही वाइमर है, क्योंकि बर्लिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त टूटा फूटा हुआ था एकदम। तो वाइमर नामक शहर में चुने हुए प्रतिनिधि बैठेंगे और एक नया संविधान बनाएंगे, और उस समय का दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था वाइमर रिपब्लिक को। 1919 से लेकर 1933 तक ये संविधान काम करेगा। 33 में हिटलर सत्ता पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेगा। उसके बाद संविधान के एक प्रावधानों की धज्जियां वो उड़ा देगा। वो 19 से 33 का काल वीमर रिपब्लिक या वाइमर गणतंत्र का काल, ये अभी आगे फिर बताऊंगा, बट चूंकि कनेक्टिंग पॉइंट है तो यहीं पे समझा रहा हूं। वारसाय को हमने अलग कर रखा है, प्रावधान क्या थे, जर्मनी की आपत्ति क्या थी, ये एक सीधे सवाल ही बन जाता है, इसलिए हम इसको एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रावधान क्या थे और जर्मनी की आपत्ति क्या थी। ठीक, लिखें आप जरा। अब हम लोग लिखने आ रहे हैं, आपत्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उससे तो कोई इशू नहीं, छोड़ो। ठीक है, क्लियर ना। लिखें आप आपत्ति में पहला पॉइंट, लिखें कि
जर्मन जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। अपराधी जैसा व्यवहार किया गया और यहां तक कि संधि के प्रावधान के संदर्भ में मौखिक तौर पर जर्मनी को विरोध का भी अधिकार नहीं दिया गया। मौखिक तौर पर जर्मनी को विरोध का भी अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, मौखिक तौर पर विरोध का भी अधिकार नहीं दिया गया। जब ये लोग गए, जैसे एक होता है ना, जब किसी राष्ट्र के प्रमुख जाते हैं तो क्या होता है, सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षाकर्मी बाहर की तरफ बंदूक ऐसे करके चलते हैं, भाई कहीं से कोई नहीं। वहां तो सुरक्षा इनकी तरफ ही बंदूक करके लेके जा रहे थे। एग्जैक्ट ये नहीं लिखा हुआ है, बट सेंस यही था कि जैसे ये अपराधी, भाई आपके साथ जो सुरक्षाकर्मी चलेंगे तो चारों तरफ देखते हैं ना, इनको जो स्कॉट कर रहे थे इनकी तरफ ही देख रहे थे। इनका कहना था भाई जैसे ट्रीटमेंट, ऐसे से हम कोई अपराधी, हम किसी अदालत में आए हैं, हमारा पक्ष सुना नहीं गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं आपको, एग्जैक्ट ये बातें लिखी हुई नहीं किताब में, इसलिए जो औपचारिक तौर पर लिखा है वही था कि अपराधियों जैसा व्यवहार, और तुम्हें जो ऑब्जेक्ट करना हो एक बार लिखित रूप में कर देना, मौखिक रूप से बार बार तुम्हें बोलने का राइट। ये सबसे ज्यादा कौन डांटता था? फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमांसो। विल्सन जब कभी बीच बचाव करते थे, सब सम्मेलन की बैठक होती थी, क्लेमांसो विल्सन कहता था चुप, ऐसे कहता था बाइबल ने भी, जी ईसा मसीह ने भी मानवता के लिए 10 ही आदेश दिए हैं जीवन में, 10 आचरण करो, तुम तो 14 दे रहे हो। बड़ा फेमस हुआ था उसका डायलॉग उस समय कि तुम तो ऐसे निर्देश दे रहे हो हमें, है ना। एक तो मेजर ऑब्जेक्शन हो गया जर्मनी का। अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, राष्ट्रसंघ के द्वारा केवल जर्मन उपनिवेशों पर ही नियंत्रण क्यों? नियंत्रण क्यों? या नियंत्रण क्यों, या पराजित मतलब जो है पराजित देशों के उपनिवेशों पर ही नियंत्रण क्यों? ठीक, ब्रैकेट में लिख लें, जर्मनी इसे अन्याय के रूप में देखता था, इनजस्टिस के रूप में। जर्मनी इसे अन्याय के रूप में देखता था। ठीक है, गलत नहीं था इसका ये तर्क भी, भाई मेरा ही उपनिवेश क्यों, या तुर्की का ही क्षेत्र क्यों, ब्रिटेन और फ्रांस का क्षेत्र क्यों नहीं? इस सबको कंट्रोल करना चाहिए था आपको, तब एक व्यवस्था बनती। इसने कहा हम हार गए हैं इसलिए हमारे साथ यह अन्याय, पहले भी अन्याय हुआ और अब भी अन्याय, फैजलवा हर अन्याय का बदला लेगा, माँ का, बाप का, भाई का, सबका लेगा। ये डायलॉग बड़ा फेमस है, लिख मत देना वहां एग्जाम में।
फैजलवा और ब्रैकेट में कर देना हिटलर। फैजलवा जो है अन्याय का बदला लेगा, ब्रैकेट में मत कर देना हिटलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। देखिए, जर्मनी के जर्मनी के सैनिकों की संख्या में व्यापक कटौती और प्रतिबंध भी अनुचित है, भी अनुचित है। अनुचित है। देखें, इतनी सेना जर्मनी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपर्याप्त है। जर्मनी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपर्याप्त है। फिर सीमा की रक्षा कैसे होगी? फिर बॉर्डर की रक्षा कैसे होगी? सीमा की रक्षा कैसे होगी, है ना? जर्मन सीमा की रक्षा कैसे होगी? एक सवाल ये भी था जर्मनी का, है ना, कि बेल्जियम से भी कम सेना। इसलिए भी ये जर्मनी को तकलीफ था कि जर्मनी में सबसे बड़ा उद्योग सेना को माना जाता था प्रसा में। ठीक है, तो उसको ये तकलीफ थी कि भाई इतनी कम सेना, रोजगार कैसे लोगों को। अब इसका विकल्प क्या होगा? हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी निजी सेना हो जाएगी। सरकार तुम मेरी सेना में आ जाओ वाली बात, तो हिटलर की अपनी दो दो सेना हो जाएगी, मार्क्सवादियों की सबकी अपनी सेना बना लेंगे वो। इससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। आपने विकल्प देखा कि सेना को कमजोर करेंगे तो फ्रांस सुरक्षित रहेगा, तो निजी सेना बन गई, वो और खतरे की घंटी हो जाएगी। सब निजी सेना बना लेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, जर्मनी, हिटलर भी स्ट्रॉम ट्रूपर्स और ऐसे करके अपनी आर्मी बनाएगा। हम आगे पढ़ने वाले हिटलर के बारे में। नेक्स्ट लिखें आप। देखिए, युद्ध के लिए केवल जर्मनी को ही दोषी क्यों माना गया? जर्मनी को ही दोषी क्यों माना गया? तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण भी अव्यावहारिक तरीके से किया गया। मुआवजे की राशि का निर्धारण भी अव्यावहारिक तरीके से किया गया। अव्यावहारिक तरीके से किया गया। एक तो बोला कि बहुत ज्यादा, और केवल जर्मनी ही क्यों, बाकी भी तो पराजित हुए हैं। फिर कहा तो ये सब जर्मनी ने ऑब्जेक्ट किया। अगला पॉइंट लिखना आप इसी में। ठीक है, वारसाय वारसाय के प्रावधानों ने जर्मनी के राष्ट्रीय भावना जर्मनी के राष्ट्रीय भावना को आहत किया। राष्ट्रीय भावना को आहत, नेशनल सेंटिमेंट्स को आहत किया। और यह हिटलर और यह हिटलर के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, आगे जब हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि इसके कारण हिटलर का राइज बहुत बड़ा रीजन बना, हिटलर के राइज का। हिटलर बार बार पब्लिक के बीच में जाकर के बताएगा कि हम लोग के साथ कैसे अपमान, हमें अपमान को धोना है। क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जर्मन की एक बड़ी आबादी हिटलर के पीछे आएगी। हिटलर को जैसे तानाशाह जो इतने बड़े लेवल पे बनेगा और वो क्रूर नीति, जन समर्थन बहुत व्यापक मिलने वाला है उसे। हिटलर को जन समर्थन क्यों मिला? वारसाई की संधि के कारण।
हिटलर गलत था, ठीक है, बट हिटलर को समर्थन क्यों मिला? वार्सा की संधि। संधि किसने की? वे विजेता राष्ट्रों ने। जितना हिटलर दोषी है उतना विजेता राष्ट्र भी इसके लिए दोषी है। अभी हम आगे देखेंगे, जब हम जर्मनी में हिटलर का उदय पढ़ेंगे और हिटलर ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ, वहां पहला कारण यही लेंगे हिटलर के राइज में। फिर एक बार समझ में आ रही बात? तो अलग से भी एक सवाल बन जाता है, वार्साई की संधि के प्रावधान क्या थे और उसकी आपत्ति। जब हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे वार्साई की संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, या पेरिस शांति सम्मेलन के कारण द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ। अभी आगे ये कड़ी जुड़ जाएगी जब आगे पढ़ेंगे तो भी हम, ठीक। अब इसके बाद 4 और संधियां हैं, उन चारों में आपको 2-2 लाइन लिखने हैं, ठीक, इससे ज्यादा नहीं लिखना। केवल सीमाओं में फेरबदल के बारे में हमें लिखना है। फिर 5 संधियों को मिलाकर देखेंगे हम किस तरह से सीमाओं में फेरबदल हुआ पूरी दुनिया में। ये एक अलग फिर टॉपिक देखने का नजरिया हो जाता है, ठीक। लिखें आप इसके बाद ऑस्ट्रिया, एवं हंगरी, तो एक साथ लिख ले आप, है ना। यहां लिखेंगे आप सबसे पहले यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ये एक नया राष्ट्र बना था पेरिस सम्मेलन में, ठीक। इसमें लिख लेंगे आप ऑस्ट्रिया से बोस्निया, सर्बिया, डाल्मेशिया, मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो पे ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वार के दौरान। ऑस्ट्रिया से बोस्निया, सर्बिया, डाल्मेशिया, मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, तथा हंगरी से क्रोएशिया, स्लोवेनिया। हंगरी से क्रोएशिया, स्लोवेनिया के क्षेत्र को लेकर युगोस्लाविया का निर्माण किया गया। क्षेत्र को लेकर युगोस्लाविया का निर्माण किया गया, ठीक है। ये सब एग्जैक्ट ऑस्ट्रिया से क्या क्या लिया गया सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ एक आधा भी सर्बिया लिख लिया आपने, लिया गया और इत्यादि कर दिया आपने। नॉट नेसेसरी कि सब लिखें, आप इत्यादि कर दीजिएगा एक लिख करके, है ना। या ऑस्ट्रिया हंगरी से क्षेत्र लेकर युगोस्लाविया का निर्माण किया गया, ये एक लाइन भी काफी है। ये तो बस समझाने के लिए एक बार, क्योंकि इस पे फोकस है सिलेबस का। जहां फोकस हमने कहा वहां इंफॉर्मेशन हम ले भी रहे हैं, वहां तो वहीं लेंगे जहां फोकस है सिलेबस का, ठीक है। क्लियर नहीं वाला पॉइंट, ठीक है तबियत आपकी, ठीक है। युगोस्लाविया के बाद लिखें आप चेकोस्लोवाकिया। ये भी एक नया राष्ट्र है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया लिखें आप ऑस्ट्रिया से बोहेमिया, ऑस्ट्रिया से बोहेमिया, तथा हंगरी से स्लोवाकिया का क्षेत्र लेकर, चेकोस्लोवाकिया नामक राष्ट्र का गठन किया गया। हंगरी से स्लोवाकिया का क्षेत्र लेकर चेकोस्लोवाकिया का गठन किया गया, ठीक है। देखो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र जो और बन रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया से कौन सी संधि हुई थी? सेंट जर्मेन की। हंगरी से
ये उस संधि में प्रावधान था, बट हमने उस तरह से ना प्रेजेंट करके आपको ऐसे कर दिया कि दोनों राष्ट्र कैसे बना इस वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, ऑस्ट्रिया का ये वाला प्रावधान और ये वाला प्रावधान था उसकी संधि में, हंगरी का अलग संधि था, उसमें यह प्रावधान था, दोनों को मिला करके राष्ट्र बनाया गया। इसको जरा एक बार हम लोग और समझ लें। आप अभी देखोगे आप, जैसे ये जर्मनी था हमारा, यहां हमने क्या देखा, यहां पे 3 राष्ट्र बन गए। यहाँ पे डेंजिंग शहर था, ये गलियारा था, ये पोलैंड बन गया। यहाँ पे यहाँ चेकोस्लोवाकिया बन गया, चेकोस्लोवाकिया यहाँ बन गया। ठीक, और अभी हमने यहां आपको बताया यूगोस्लाविया। यहाँ ऑस्ट्रिया मौजूद है, यहाँ रोमानिया मौजूद है, यहाँ बुल्गारिया मौजूद है, यहाँ यूनान मौजूद है, हंगरी भी है, ये सब राष्ट्र मौजूद हैं। बट अभी कौन कौन सा राष्ट्र बना, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें केवल ये एक राष्ट्र, ये और ये। ऐसे बैठ के देखेंगे आप पेरिस सम्मेलन में यूरोप में कौन कौन से राष्ट्र बन रहे हैं। लिखवा भी दिया आपको एक बार, नक्शे के हिसाब से मैंने आपको बता भी दिया, देखो आपको ये सब दिखेंगे ऐसे मैप में। समझ में आ रही बात? अब आप देखो इतने बड़े पैमाने पे सीमाओं में फेरबदल होना और नए नए राष्ट्रों का गठन पेरिस सम्मेलन में। जैसे एक सवाल ऐसे आ सकता है कि 1919 का पेरिस सम्मेलन राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण पुनः निर्धारण के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है, उदाहरण बताएं। अब क्या हुआ, आपके सिलेबस का टॉपिक को सीधे पकड़ के वो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर देगा। ठीक, इसकी संभावना है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं। स्ट्रेट आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कभी एग्जाम में मिल जाए। बुल्गारिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ा जाता है, कुछ था ही नहीं उसके बाद, तो क्या पढ़ोगे उसके पास? भाई कुछ देने के लिए होना भी तो चाहिए, उसके पास कुछ था नहीं देने के लिए। ठीक है, देखो जो हार गया क्षेत्र तो कुछ ना कुछ लिया ही जा रहा है, सेना में कुछ ना कुछ फेरबदल हो ही रहा है। ठीक है, पैसे के लेवल पर उसको नुकसान तो हो ही रहा है। बुल्गारिया का कोई रोल नहीं था। हाँ, तुर्की का क्या रोल था, तुर्की भी हार गया था। यही वो समय है जब सीरिया, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, जो हमने लिखवाया था आपको, लेबनान, ये सब इलाका ले लिया गया और ब्रिटेन और फ्रांस को देख रेख की जिम्मेदारी। और कुछ वर्षों के बाद ये सब स्वतंत्र, 45 के पहले सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो 5-6 राष्ट्र एशिया में और ये 7-8 राष्ट्र यूरोप में। ठीक, तो पेरिस सम्मेलन में देखोगे आप, ये 12-14 राष्ट्रों में उलटफेर और जनमत संग्रह तो बहुत सारे हुए हैं। 2-3 का एग्जाम्पल इसलिए दे दिया कि कभी कोई सवाल आए तो आपके पास एग्जाम्पल हो कहने के लिए, वरना जनमत संग्रह तो बहुत हुए हैं। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, छोटे मोटे से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो यहां तक तुमने लिख लिया, एक तुर्की वाला लिख लें आप लास्ट, तुर्की लिख लीजिए अब आप। ठीक है, लिखिए आप कि मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व में लिखें इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, सीरिया इत्यादि क्षेत्रों को तुर्की से लेकर राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में, राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में, तत्वावधान यानी उसके निर्देशन में देख रेख की जिम्मेदारी ब्रिटेन एवं फ्रांस को सौंपी गई। ब्रिटेन एवं फ्रांस को सौंपी गई। ठीक है, एक और लिख लें आप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका पर
उत्तर पूर्वी अफ्रीका पर तुर्की ने अपना दावा छोड़ा। ठीक है, तुर्की ने अपना दावा छोड़ा। तो ये आप देखोगे क्षेत्र के लेवल पे जो बड़ा उलटफेर हुआ। आप केवल ऐसे सोचना है, आप संधि बंदी का नाम उतना मायने नहीं रखता है, एक ही मायने रखता है आपके लिए, वर्षा की संधि। बाकी संधि का नाम याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लिख पा दिया आपको। बस क्या फेर बदल हुए हैं। अब जैसे अभी इसी को सवाल ऐसे पूछेगा कि आप देखोगे कि पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को किस सीमा तक महत्व, राष्ट्रवाद उठ के फिर आ जाएगा। तो हमने आपको क्या कहा है कि बड़े जर्नलिस्ट तरीके के सवाल आपके जीएस में जो पूछे जाते हैं, उसी शब्द को ऑप्शनल के हिसाब से तो मैं इसको चेंज कर दूंगा बहुत सारा पूछने का तरीका। ठीक, तो यहां पे फिर राष्ट्रवाद का प्रश्न, राष्ट्रीय सीमाओं का प्रश्न। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा। जब पेरिस शांति सम्मेलन को लेकर के क्या क्या समस्या आएंगी तो भी हम आगे देखने वाले हैं। ये आपका ऐसा सेटअप पूरा तैयार हो गया। ये सब क्षेत्रीय फेरबदल है, नीचे तुर्की का भी हो जाएगा पूरा। ठीक, ये है आपका प्रोविजन वाला आस्पेक्ट पेरिस शांति सम्मेलन में। क्लियर ना। हम लोगों ने अब तक दो चीजों की बात की, एक चुनौतियों की बात की, क्या चुनौतियां थी, और एक क्या प्रावधान थे। प्रावधान में एक्सक्लूसिव वारसाई की बात की क्योंकि वो सेपरेट क्वेश्चन आएगा, हिटलर से कनेक्टेड है वो। ठीक, वो अभी आगे जुड़ता जाएगा, अभी तो आप जैसे पढ़ाने वैसे वैसे पढ़िएगा। ठीक है, और बाकी संधियों को मिला करके भी क्षेत्रीय फेरबदल क्या हो रहे हैं उसको हमने एक बार देख लिया। ये बात समझ में आ रही सभी को ना। क्या हमने आपको ये नहीं बताया तुर्की से सेव्र की संधि, बस बता दिया इस संधि में क्या हुआ, क्योंकि संधि का नाम तो पहले लिखा दिया था आपको। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन में क्या हुआ उस तरह से मैं नहीं लिख पा रहा हूं आपको, मैं सीधे उत्तर फॉर्मेट में आ गया हूं कि क्वेश्चन यदि राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता को लेकर पूछे तो आपको लिखना क्या है। ऑस्ट्रिया वगैरह की, बुल्गारिया वगैरह कोई वैल्यू नहीं है, उसको बहुत पढ़ना भी नहीं है हमें उस तरह से, जितना हमको लेना था उतना हमने ले लिया। ठीक है, घटनाओं के ना वजन के हिसाब से पढ़ना होता है हमें। ठीक, समझ में आ रही है बात ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा भी एनर्जी वेस्ट मत करिएगा उसके ऊपर, कभी भी नहीं। ये सब रिस्क मैं लेता रहता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग का ज़माना है, रिकॉर्डिंग नहीं होता तो बाद में कहते नहीं मैंने तो ये नहीं बोला था। मुझे पता है, अभी आप देखो, अभी आप पढ़ रहे हो, कैसे करो कि नहीं रिवीजन थोड़ा और कर लेंगे तो हम टेस्ट दे देंगे हम। आई नो इट वेरी वेल, जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। मैं तो अभी भी सिंपल सा रूल कहता हूँ, हर सब्जेक्ट में क्लासमेट्स याद रखना, जब आगे बढ़ो पुराना दोहराओ, हर दिन अपना प्रगति देखो कि आज हमने क्या सीखा, फिर 7 दिनों में रुक कर अपना प्रगति देखो। जितना आगे बढ़ते जाओगे स्पीड उतनी कम होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को संभालना है तुम्हें, इकोनॉमी संभालना है, अभी आंतरिक सुरक्षा शुरू हो गया, तो तुमको तय करना है कि भाई हमें कितना कितना समय निकाल कर रिवीजन करते रहे हैं हम। जितना आगे बढ़ोगे स्पीड कम होनी चाहिए, हर समय लगना चाहिए कैसे मैनेज करेंगे हम, अब ये भी करना वो भी करना। ठीक है, तो ये ही मैनेजमेंट है, ये नहीं कि पीछे वाला छोड़ दिया हमने और अब आगे भागते जा रहे हैं तो पता ही नहीं चला हम चले कहाँ से थे, हम स्टार्ट कहाँ की जर्नी है। स्लो हो जाना है बस, आज की प्रगति, आज का आकलन कर लिया, पुरानी चीज़ों को कितना, कौन सा अभी मॉडर्न चल रहा है तो उसको दोहरा लिया, इकोनॉमी चल रहा है तो उसको रिवीजन कर रहे हैं हम। पीछे वाले को संभालते रहना है टाइम टू टाइम, उसकी बुद्धि खुद लगानी है, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पेज रोज पढ़ें। सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला तो है नहीं। फॉर्मूला बस एक, रिवीजन करिए, आप रोज देखिए कि आज हमने क्या सीखा, पिछले 6 दिनों में हमने क्या सीखा, कम से कम 7वें दिन तो जरूर एक बार बैठ के सोचिए आप। ठीक, और पीछे जो भी सीखा है उसको संभालने की कोशिश लगातार करते रहिए आप। टोटल क्लास संभालने की स्थिति में आ जाएंगे ना आप, एग्जाम का क्लास खत्म होते तो आप अच्छे पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। अब वो स्ट्रगल का फिट शुरू हो गया आपका, इसके बाद से लेके अगला 8 महीना आपका चैलेंज बढ़ता जाएगा, नए नए सब्जेक्ट आते जाएंगे, चैलेंज बढ़ता जाएगा। शुरू में 1 था 2 था तो अलग उत्साह रहता है, बट चूंकि आप इस बात को समझेंगे, बार बार आपको समझा रहे हैं, होगा यही, मैं जैसे बोलो वैसे मैं गारंटी सिग्नेचर कर देना करूँ,
कुछ नहीं कोई कर पाएगा, होगा यही, अच्छी तरह से मैं जानता हूं। इसलिए आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे आप। अपना प्रगति का आकलन, दूसरों को नहीं देखना, बगल वाला हमसे ज़्यादा जानता है कि कम जानता है। ठीक है, हमारे जो जहाँ फ्लैट में रहते हो आप, लॉज हॉस्टल में रहते हो, दीदी भैया बहुत जानते हैं, आप अपना देखो ना। आज आपने क्या सीखा, पिछले 5-7 दिनों में क्या सीखा, 1 महीने में क्या सीखा, आप अपनी प्रगति को देखते जाओ। प्रारंभिक परीक्षा सतत इंप्रूवमेंट होता है। जिसका अप्रोच गड़बड़ा गया कि जो आकलन करने लगा मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, वो बैठ जाएगा। मुख्य परीक्षा का सॉलिड इंप्रूवमेंट होगा आपका, कुछ बच्चों को छोड़ के 5-7 जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं मान लो। जब आप क्लास कंप्लीट होने के बाद 2-3 महीने जम करके राइटिंग करोगे आप 4 महीने, ये सब टाइम नोट कर लेना। 2-4-5 अपवाद होते रहते हैं हर जगह, हर बैच में। ठीक, पीटी का हर समय प्रैक्टिस करोगे। सिंपल से रूल है, रोज का प्रगति, साप्ताहिक आकलन, पीटी का प्रगति, पढ़ते पढ़ते एक स्टेज आता है जब लगता है कि 70%, 80%, 60% सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक, मेंस का भी सेम आकलन है। तो हमेशा आकलन करते करते आप उस स्टेज पे आ जाओगे, कॉन्फिडेंस पे आ जाओगे। अपने आप को देखना है, हर की अपनी प्रतिभा होती है। क्लास में कोई प्रतिभा स्टूडेंट भी आंसर लिखती तो थी, प्रतिभा वर्मा, कौन है आप में से? यस, गुड, ठीक लिखते हो, अच्छा आंसर, आंसर अच्छा आता है तुम्हारा, याद आ गया मुझे, है ना। जहाँ कॉपी रखा रहता था मॉडर्न में बहुत। ठीक है, खुशबू, खुशबू कौन है? कोई पास में कोई तो एक है जो लिखते हैं आंसर बोले, तो इधर बैठी हुई है। जो तुम यहाँ बैठते थे ना, अच्छा आज लेट गए थे, मैं कहा यहाँ वाली बच्ची, आज वो आप इधर आ गए, आप वहाँ बैठते थे हमेशा, है ना। तुम्हारा तो फिक्स है, मतलब तुमने आज तक मतलब जगह तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है। किसका? तुम तो पूरे क्लास में घूमते रहते हो, कभी इस कोने, कभी उस कोने, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो रेगुलर आ रहे हैं तो देखते देखते आइडिया लग जाता है ना कि हाँ रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे, और कोई बात नहीं। हाँ, तो 4-5 बातें मैंने बताई आपको। अपना आकलन, हमेशा अपना आकलन, अपना आकलन, प्रगति देखिए अपना, क्या सीख रहे हैं आज हम। ठीक है, अभी इसके बाद वैसे दूसरी क्लास भी है आपकी, कितना टाइम और है? अभी है 15 मिनट है ना अभी। तो पेरिस सम्मेलन की उपलब्धि 5 मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में आलोचना, लिखिए आप। एक लिखवा देता हूं, 5 पॉइंट है पेरिस सम्मेलन की उपलब्धि। आपको यह पता रहेगा ना कि आज तक की क्लास से ही आपको याद रखना है, पीछे रिवीजन करना है। पेरिस सम्मेलन की उपलब्धियां, चर्चा मैं कल कराऊंगा आपको, अभी लिख लीजिए आप। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, कि शांति, शांति को लेकर सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उपलब्धि मानी जाती है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। समकालीन परिस्थितियों में यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। समकालीन परिस्थितियों में यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कभी इसे देखते होंगे, जैसे कहीं लड़ाई हो रही, लोगों में हाथापाई हो जाती है ना, कि थोड़ा जब जो मजबूत साबित हो जाता है लड़ाई में, जो कमजोर पड़ जाता है तो बार बार कहता है इसको छोड़ेंगे नहीं अब हम। 4 उसको पकड़ रहे होते हैं और वो उसको मारने के लिए दौड़ रहा होता है। तो यहाँ पे फ्रांस वही काम कर रहा था।
कि हम युद्ध रोकेंगे ही नहीं। हम फ्रांस को सब पकड़ रहे हैं, तुम रोको रोको रोको, बोलते युद्ध रोकेंगे ही नहीं हम, जर्मनी को खत्म करते हैं, वाइप आउट करते हैं नेक्स्ट से। तो बहुत सारे पत्रकारों का उस समय, विशेषज्ञों का मानना था, सवाल अच्छी संधि या बुरी संधि के सवाल संधि हो जाना बड़ी बात थी। फ्रांस रुकने और मानने को तैयार ही नहीं था, कहता था नक्सस इसको गायब कर दो, अभी कोई राष्ट्र रहा ही नहीं, मतलब ऐसा। तो ये वाला सिचुएशन था, इसलिए बहुत लोग कहते हैं संधि का हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। अगला पॉइंट लिखें आप। देखिए सम्मेलन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर अधिकांशतः निर्णय लिए गए। ठीक, यानी जो जो राष्ट्र बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यह एक प्रगतिशील कदम था, यह एक प्रगतिशील कदम था। ठीक है, अच्छी बात हो गई है कि आप भाषाई आधार पर राष्ट्रों का गठन आपने किया, वो सब राष्ट्र आज भी बहुत सारे चल रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें, क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए, क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए विवादों के समाधान के लिए आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को भी महत्व दिया गया। ब्रैकेट में लिख लें आप, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को महत्व दिया गया है ना, जनमत संग्रह। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने बता ही दिया हमने, देखो कहाँ कहाँ जनमत संग्रह हुआ, और भी एग्जाम्पल अभी आगे आ जाएंगे। ठीक, ये सब अच्छी बात। देखो अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से देखो आप, राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्र बनने चाहिए, राष्ट्रीयता के आधार पर पब्लिक से पूछ करते होने चाहिए हिस्सा किधर जाएगा। ये सब अच्छा, गुड जेस्चर, गुड स्टेप्स था इस सम्मेलन का। इसको अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से बहुत पॉजिटिव सेंस में देखा गया इसको, पेरिस सम्मेलन के उसको। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें नए नए राष्ट्रों से, नए नए राष्ट्रों से अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन लिया गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं होता है जहां दूसरे भाषाई लोग नहीं रहते हैं, फिर वो हंगामा खड़ा करते हैं या पड़ोस वाले हंगामा करते हैं। इसलिए हुआ कि भाई तुम अल्पसंख्यकों, दुनिया में अमन चैन होगा ये माना गया पेरिस सम्मेलन में और राष्ट्र संघ में, तो हर राष्ट्र को अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान रखना होगा। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं हो सकता जो प्योर एक रेस या एक भाषा, हर जगह आपको अल्पसंख्यक, और अमन चैन तभी होगा जब उसको लेकर के आप सैद्धांतिक तौर पे इस बात को स्वीकार किया गया, समझौते में इसको महत्व दिया गया पेरिस सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण स्टेप माना गया इसे। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें गुप्त संधियों को खुले तौर पर नकारा गया, ओपनली रिजेक्ट किया गया। खुले तौर पर नकारा गया, यानी ओपन डिप्लोमेसी की बात की गई कि अब जो भी संबंध होंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए किसके क्या रिलेशन है। ठीक, ये बात भी एक बड़ी, आज यही नियम चल रहा है। अगला पॉइंट लिखें, राष्ट्र संघ की स्थापना को भी, राष्ट्र संघ की स्थापना को भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है।
उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। ठीक? एक सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज क्या पेरिस सम्मेलन में दिखाई देते हैं? ठीक है, जब तक हम पूरा पेड़ नहीं समझेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का वृक्ष क्या था, तब तक हम बीज को, पहले वृक्ष समझ लेते हैं तो अपने आप आपको बीज दिखाई पड़ेगा कि बीज कहाँ थे। एक आप क्लास में प्रदीप हैं, प्रदीप कुमार मौर्य, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और आपने लिखा भी बहुत अच्छा है। इसलिए नहीं कि आपने मेरे बारे में लिखा है, बट लिखने की शैली आपकी बहुत अच्छी है। एक कविता इन्होंने लिखा है ना? हाँ, बोलिए मत, तू ध्यान रखिए ये बात के तो। हाँ, लिबर्टी का कोई फायदा नहीं उठाएगा, ठीक? नहीं तो अपने बाकी शिक्षक से पूछिएगा। बाकी सब आपको यहाँ कठोर दिखते हैं, बाहर कठोर नहीं है। मैं यहाँ आपको उदार दिखता हूँ, बाकियों को पता है कि कहाँ क्या व्यवहार करना है मुझे, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर ना सभी को? सुनो ध्यान से तुम, ठीक है? बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। आप, एक और किसी ने लिखा है, आपने नाम नहीं दिया है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है। तू फॉलो कर मार्क्स को, लेनिन को तेरा भाई देख लेगा, तो लिख दे अपना घर जमीन जायदाद सब मेरे नाम, ठीक है? कुछ ऐसे करके इन्होंने लिखा है, क्रिएट किया है ना? इन्होंने लिखा है प्रदीप ने कि जब रंग हजारों फैले थे उसके कपड़े मटमैले थे, जेबों में खोटे थे सिक्के वो भीड़ में भी अकेले थे, वो दूर अकेले कोने में सपनों के सूखे दोने में, दोना जो कुछ कुछ खाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना? कंधे पर पतवार लिए जीवन की सूखी हार लिए, सपनों से धूल हटाते हैं पर बार बार आ जाते हैं, जीवन का सच ही है माटी पर भूख अभी भी है बाकी। ये दो तीन बार जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? ये संघर्ष और उस पे मतलब जीवन को कैसे जिया जाए, है ना? इन्होंने ईमानदारी से लिखा भी कि इन्होंने कॉपी किया है, ठीक है? बाकी तो कुछ इन्होंने मेरे लिए लिखा है तो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा आप सार्वजनिक कर सकते, बट मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, अरे चलिए, कल का टॉपिक क्लियर है ना? कल हम लोग ये आलोचना कर लेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणामों पे बात कर लेंगे, ठीक है? प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पे बात कर लेंगे हम, ठीक है? और उससे आगे फिर कल समाजवाद की तरफ भी चलेंगे हम लोग, है ना? स्टार्ट हो जाएगा आपका समाजवाद। थैंक यू।